पार्ट्स ऑफ पैंक्रियास, जिसमें इंसुलिन और ग्लूकागोन का रोल हमने डिस्कस किया था। शार्ट में जैसे हमने इंसुलिन के हवाले से ये पढ़ा था कि जब भी ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगी, ब्लड के अंदर जैसे ही ग्लूकोज लेवल 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड से इंक्रीज होगी तो फौरन जैसे इंसुलिन रिलीज होगा, और इंसुलिन की रिलीज की वजह से जो इंक्रीज लेवल थी वो वापस डिक्रीज होके 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड तक पहुंच जाती है। तो सिंपल वर्ड्स में ये हुआ कि इंसुलिन का काम है ग्लूकोज लेवल को कम करना, सेट पॉइंट तक ले आना। इंसुलिन हार्मोन कब रिलीज होता है? जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ी हुई होती है, जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होती है, नॉर्मल जो एक सेट पॉइंट है उससे इंक्रीज होगी, तो उस कंडीशन में इंसुलिन रिलीज होता है। और आपने ये भी सीखा कि इंसुलिन और ग्लूकागोन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं। एंटागोनिस्टिक की मीनिंग ये होती है दे प्रोड्यूस अपोजिट इफेक्ट्स। जब एक दूसरे के अपोजिट इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, इस कंडीशन को हम कहेंगे एंटागोनिस्टिक। तो इसी तरह से अगर हम ग्लूकागोन को समझने की कोशिश करें तो क्या है, होम्योस्टेसिस की मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली अगर ब्लड के अंदर 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड उससे ग्लूकोज लेवल कम है तो फौरन ग्लूकागोन हार्मोन प्रोड्यूस होगा। जैसे ग्लूकागोन हार्मोन प्रोड्यूस होगा तो उसके बाद ये ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कराएगा। कैसे? जिस तरह से प्राइमरली आपने देखा कि ग्लाइकोजन जो लिवर के अंदर स्टोर होती है, इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। जैसे हमने प्राइमरली ये इंसुलिन का फंक्शन पढ़ा था कि जैसे ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से बढ़ी होती है तो ग्लूकोज को कम करने का तरीका ये होता है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन बाय द एक्शन ऑफ इंसुलिन। और इसी तरह से जब जरूरत पड़ती है तो ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बाय द एक्शन ऑफ ग्लूकागोन हार्मोन। तो ग्लूकागोन हार्मोन के लिए स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस ये होता है जब ग्लूकोज लेवल जो है डिक्रीज्ड लेवल होती है, 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड से कम होगी तो इतनी इंक्रीज करेगा। यकीनन जो 90 मिलीग्राम और 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड है वहां तक ले आएंगे। तो एक दूसरे के ये एंटागोनिस्टिक हैं। कल भी जैसे हमने इंसुलिन के बारे में डिस्कस किया था, आज भी हम इसको थोड़ा सा इंसुलिन से रिपीट करके, इंसुलिन को दोबारा रिपीट करके देन ग्लूकागोन हार्मोन की फंक्शंस की तरफ आएंगे। तो और उसमें रिलेटेड डिसऑर्डर है जैसे डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2 पे भी आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये कल वाला जो टॉपिक था इंसुलिन, इंसुलिन कब सीक्रेट होती है? इंसुलिन इज सीक्रेटेड व्हेन लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज शुगर लेवल जो राइज होता है, राइज कितनी? मोर देन 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड, उससे जो है ये ज्यादा होगी, उससे राइज या इंक्रीज लेवल होगी तो इंसुलिन, इंसुलिन रिलीज होने के लिए ये स्टिमुलस है। सच एस राइट आफ्टर मील, या जैसे हम कोई खाना खाते हैं तो उसके बाद जैसे ग्लूकोज लेवल बढ़ सकती है, बट बढ़ेगी नहीं नॉर्मल पर्सन के अंदर। क्यों? कि इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल रिड्यूस का मतलब क्या होता है, जैसे ये अगर इंक्रीज भी हो जाए तो इसको वापस 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड तक ले आने का काम इंसुलिन का होगा। टू द नॉर्मल लेवल बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ ग्लूकोज अपटेक। अब देखिए ये वापस इसको डिक्रीज कैसे करेगा? जाहिर है ग्लूकोज की अपटेक होगी। अपटेक किस में होगी? जैसे मसल्स में होती है। या अपटेक कैसे होगी? ये मे बी कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन, जो एक्सेस ग्लूकोज है प्रोटीन से या फैट्स में कन्वर्ट हो सकती है। ये ग्लूकोज कैसे रिड्यूस हो सकती है? ग्लूकोज में बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो सकती है। जो एक्सेस ग्लूकोज होती है, जो इजाफी हो गई थी ब्लड के अंदर, एक्सेस ग्लूकोज हो गई, वो सब जो इस तरह से दूसरे फॉर्म्स में कन्वर्ट जब होगी या अपटेक होगा तो यकीनन इस इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज है वो वापस एक नॉर्मल रेंज तक आ जाएगी, नॉर्मल सेट पॉइंट तक आ जाएगी बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ ग्लूकोज अपटेक बाय मोर सेल्स स्पेशली स्केलेटल मसल्स एंड फैट सेल्स। तो कौन सा ये इन्होंने प्रोसेस लाइक उसके जरिए ये सिलसिला हुआ है? प्रोमोट्स ग्लाइकोजेनेसिस, यानी ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन के अमल को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन
एक्सेस ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने के अमल को हम कहेंगे ग्लाइकोजेनेसिस। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू द ग्लाइकोजन इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। यानी इंसुलिन ग्लाइकोजेनेसिस का रीजन या सबब बनता है। इसी तरह से इंक्रीजेस द यूज ऑफ ग्लूकोज इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्स जो अपटेक करेंगे और सेल्यूलर रेस्पिरेशन में जाएगी और देन यकीनन जो है बर्न होगी। दूसरे लफ्जों में, सिंपल लफ्जों में हम कहेंगे ग्लूकोज का यूज, यूटिलाइजेशन, आमतौर पे लेमन्स लैंग्वेज में जैसे कहें, लेमन्स लैंग्वेज के ग्लूकोज बर्न हो गई सेल्यूलर रेस्पिरेशन में, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और इसी तरह से तीसरा इनका इफेक्ट है प्रोमोट्स कन्वर्जन एक्सेस ग्लूकोज टू प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो यानी इंसुलिन का ये भी काम है, जो एक्सेस या इजाफी ग्लूकोज थी उसको प्रोटीन और फैट में भी कन्वर्ट करने का काम होता है। और साथ साथ में ये तो यानी देखें ये डायरेक्टली प्रोसेस, बट एक इनडायरेक्टली ग्लूकोज लेवल को कैसे कम करते हैं, इट इनहिबिट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस। एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको रेफर्स टू ग्लूकोज, जेनेसिस की मीनिंग होती है प्रोडक्शन, ग्लूकोज की फॉर्मेशन कहाँ से, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स स्पेशली जो प्रोटीन्स और फैट्स कन्वर्ट हो जाए ग्लूकोज में, इस अमल को रोकेगी या स्टॉप करेगी। ये इंसुलिन की एक्शन, ये सारे इसके जो है इसको स्टॉप करेंगे या रोकेंगे। इट इनहिबिट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, और ग्लूकोनियोजेनेसिस द जनरेशन और प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज कहाँ से, फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इस प्रोसेस को ये इनहिबिट करेगा, बाकी ये डायरेक्टली जैसे इन्वॉल्व होता है इंसुलिन हार्मोन। कल हमने इसी तरह से एक और इलस्ट्रेशन भी देखी थी जिसमें हमने ये देखा कि लाइक ग्लूकोज के ओवरऑल जनरली काम क्या है, क्यों कौन सी मैकेनिज्म होती है जिनको टर्न ऑन करती है ये इंसुलिन हार्मोन की एक्शंस, और दूसरे कौन से ऐसे लाइक जैसे एक्शंस हैं जिनको ये टर्न ऑफ करते हैं। जैसे टर्न ऑन, इंसुलिन किसको ये टर्न ऑन कर, अपटेक एंड यूज ऑफ ग्लूकोज बाय इंसुलिन सेंसिटिव सेल्स। तो उसको जो अपटेक करने के लिए जो इंसुलिन का रोल होता है, हमें एक इसमें इलस्ट्रेशन भी देखेंगे कि किस तरह से इंसुलिन जो है सेल्स उसको अपटेक करते हैं। ये आगे टॉपिक आता है, थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। नंबर 2, स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन द लिवर एंड स्केलेटल मसल्स, आपने अभी पढ़ा है। और स्टोरेज ऑफ फैट्स है, अपटेक ऑफ अमाइनो एसिड एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और ग्लाइकोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस को अगर सिंपल वर्ड्स में हम ये कहें कि ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजेनेसिस। इस प्रोसेस को कहेंगे ग्लाइकोजेनेसिस। और इनहिबिट करता है या स्टॉप करता है कौन से जो प्रोसेस हैं ये इंसुलिन हार्मोन, कौन से प्रोसेस को ये इनहिबिट या स्टॉप करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोजन इन लिवर इसको इनहिबिट करेगा, ब्रेक डाउन ऑफ फैट को भी इनहिबिट करेगा, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन को भी इनहिबिट करेगा, और ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस को भी ये इनहिबिट करता है इंसुलिन हार्मोन। होपफुली आपने जो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा, सीखा होगा कि इंसुलिन का इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम नेक्स्ट हार्मोन पे आते हैं, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट हार्मोन पे आते हैं ग्लाइकोजन पे, कि ग्लाइकोजन, अच्छा इससे रिलेटेड सबसे अपटेक पहले देख लेते हैं कि अपटेक ऑफ ग्लूकोज किस तरह से होगा सेल्स के अंदर। अपटेक ऑफ ग्लूकोज इन द सेल, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, इसके अंदर जैसे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल तो बहुत ही ज्यादा है या ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज सेल के अंदर कैसे दाखिल है ताकि इसकी जो यूटिलाइजेशन हो सके ग्लूकोज में। तो जो सेल होते हैं यहाँ पे उनकी मेम्ब्रेन में होते हैं रिसेप्टर्स, उनके अंदर होते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स के साथ जब हार्मोन जो बाइंड होगा, हार्मोन इंसुलिन, कौन सा हार्मोन, जब इंसुलिन हार्मोन जब इन रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा तो ग्लूकोज के लिए जो चैनल्स है वो चैनल्स ओपन हो जाएंगे और ग्लूकोज सेल के अंदर आ जाएगा। जो सेल्स है हमारे टारगेट सेल जो भी इंसुलिन के, उनके अंदर होते हैं रिसेप्टर। जब इंसुलिन हार्मोन इन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो फौरन जो ये ग्लूकोज के चैनल जो है ये ओपन होंगे और ग्लूकोज सेल के अंदर आएगी। ये इलस्ट्रेशन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें ये ग्लूकोज है एक्सेस में, ये जैसे सर्कुलेशन के अंदर ग्लूकोज मौजूद है, और ये जो है इंसुलिन हार्मोन, ये इंसुलिन हार्मोन है। तो इंसुलिन हार्मोन किसके साथ बाइंड करेगा, इंसुलिन हार्मोन ये सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर के साथ जैसे बाइंड करेंगे।
रिसेप्टर के साथ जैसे बाइंड करेगी तो उसका इफेक्ट इस पे होगा। ये जो इसके ग्लूकोज के होते हैं रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर होते हैं, देखें ये क्लोज है, तो मीन्स ग्लूकोज इसमें पास नहीं हो सकती है, सेल के अंदर नहीं आ सकती है। उसके बाद जैसे आप देखें ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो मेम्ब्रेन के अंदर है, तो ये ओपन हो गए, तो इस वजह से जो है ग्लूकोज सेल के अंदर आ गई। तो यानी जब तक ये हार्मोन इस सेल के रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं करेगा, इंसुलिन हार्मोन टारगेट सेल के रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं करेगा, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो होते हैं सेल के अंदर, वो सेल के अंदर ये क्लोज ही रहेंगे, ओपन नहीं होंगे। ये ओपन तब होते हैं जब ये हार्मोन जो है, ये हार्मोन कौन सा, इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन टारगेट सेल के रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, तो ही ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर ये ओपन होंगे और उसके बाद ही ग्लूकोज सेल्स के अंदर जाएगी। ये रिसेप्टर्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं इस हार्मोन को रिसीव करने के लिए। जैसे आप स्टूडेंट्स को याद होगा, हमने पढ़ा था कि एक ऐसे हार्मोन होते हैं जो डायरेक्टली सेल के अंदर इंटर होते हैं, और एक ऐसे हार्मोन होते हैं जो सेल के अंदर इंटर ही नहीं होते हैं, वो जस्ट रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं, जस्ट रिसेप्टर, उनका काम आगे सेकेंडरी मैसेंजर करते हैं। तो ये हार्मोन, जब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जब बनेगा तो उसके रिजल्ट में जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, ये ट्रांसपोर्टर जैसे ओपन होगा और ग्लूकोज को सेल के अंदर ले आता है। जब ये हार्मोन जो है इसको रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग नहीं होगी, तो ग्लूकोज जो है सेल के अंदर दाखिल नहीं हो सकता है, ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं दाखिल हो सकता। रिजल्ट क्या होगी, रिजल्ट ये होगी कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगी, बढ़ी हुई होगी। जब तक ये रिसेप्टर और हार्मोन कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है, तो मीन्स ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल जो है ज्यादा रहती है। ठीक है, होपफुली आपने सीख लिया होगा कि जो टारगेट सेल्स होते हैं उनके यहाँ रिसेप्टर्स होते हैं, उन रिसेप्टर में इंसुलिन हार्मोन जब बाइंड होता है तो ग्लूकोज जो ट्रांसपोर्टर होते हैं ये ओपन होंगे और उसके बाद ग्लूकोज जो है सेल के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म होती है कि इस कि जैसे एक और इलस्ट्रेशन इसमें आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे ये ग्लूकोज इंटर्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जैसे खाने के बाद जो भी ग्लूकोज होती है जब ये ब्लड स्ट्रीम में इंटर होती है, तो इंसुलिन इंटर्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम पैंक्रियाज, पैंक्रियाज ने इंसुलिन बनाया वो भी ब्लड स्ट्रीम में। तो अब जो उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट ये है कि इंसुलिन बाइंड्स टू द सेल्स दैट नीड्स एनर्जी। तो इंसुलिन ये हार्मोन जैसे इस सेल की जो है मेम्ब्रेन के साथ जो रिसेप्टर मौजूद है उनके साथ बाइंड होगा, इंसुलिन ओपन्स द सेल्स टू ग्लूकोज। उसके बाद ये देखिए ये पर्पल कलर के जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है, तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए चैनल या ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जो है ये ओपन करेंगे और ग्लूकोज इस सेल के अंदर दाखिल हो जाएगी और यूज्ड फॉर फ्यूल। ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है। जैसे ग्लूकोज लेवल है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, जैसे हम जो खाना खाते हैं अल्टीमेटली डाइजेस्ट होते हैं ग्लूकोज के अंदर, ब्लड में सर्कुलेशन में शामिल होती है, तो उसके बाद इंसुलिन हार्मोन है वो भी प्रोड्यूस होगा सर्कुलेशन में, जो आगे इंसुलिन का टारगेट सेल होगा, टारगेट सेल होगा उसके रिसेप्टर के साथ ये इंसुलिन बाइंड होगी। जैसे इंसुलिन बाइंड होगी तो ये ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है वो इस सेल के अंदर आ जाएगी। ये हेल्दी बैलेंस है, जो हेल्दी या नॉर्मल पर्सन होते हैं उनके अंदर ये अमल होता है। जो ऐसे पर्सन जिनको डायबिटीज है उनके यहाँ क्या होता है, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। देखिए ग्लूकोज खाना खाते हैं या किसी और सोर्स के जरिए ग्लूकोज जो है ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होती है, जैसे ग्लूकोज ग्लूकोज, उसके बाद इंसुलिन एंटर्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम, इंसुलिन भी जैसे दाखिल हुआ वहां पे भी ऐसे और इसी तरह से यहाँ पे भी। बट विद इंसुलिन रेजिस्टेंस ग्लूकोज के नॉट एंटर द सेल्स एफिशिएंटली। जैसे देखें इंसुलिन रेजिस्टेंस, सो टू मच ऑफ इट सर्कुलेट्स इन द ब्लड स्ट्रीम। ये देखिए ये भी ब्लड स्ट्रीम है, इसमें जो एक्सेस ग्लूकोज जो भी थी वो इंटर हो रही है और नॉर्मल जैसे रेंज तक आ गई। बट यहाँ पे आप जैसे देखें ग्लूकोज ब्लड सर्कुलेशन में जो है बहुत ही ज्यादा सर्कुलेट कर रही है। क्यों कर रही है, बिकॉज इस ये जैसे ग्लूकोज है और सेल डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द इंसुलिन। जैसे इस पॉइंट पे आपने देखा, इस पॉइंट पे आपने देखा कि ये हार्मोन है और ये इसका सेल का रिसेप्टर है, ये दोनों इन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाए थे। बट यहाँ पे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा है। जब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा है मीन्स सेल डज नॉट रेस्पॉन्ड टू इंसुलिन। सिंपल वर्ड्स में हम ये कहेंगे ये सेल जो है इंसुलिन को रेस्पॉन्ड नहीं दे रहा है। इस सेल ने नॉर्मल और हेल्दी जो पर्सन था उनकी सेल के अंदर जो रिसेप्टर थे
उनको इंसुलिन रेस्पॉन्ड दे रहा है, इंसुलिन हार्मोन और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बना तो ग्लूकोज अपटेक इनटू द सेल हो सकती है। बट इस पॉइंट पे आप देखें कि ये जो टारगेट सेल है, इस टारगेट सेल के रिसेप्टर जो होते हैं उनको इंसुलिन हार्मोन रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है। जब रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो ग्लूकोज अपटेक भी नहीं होगी। द सेल्स कैन नॉट ओपन द ग्लूकोज टू इंटर इनटू द सेल टू बी यूज्ड एज अ फ्यूल। फिर ये ग्लूकोज इस सेल के अंदर दाखिल नहीं हो सकती है। फिर ग्लूकोज की लेवल जो है आप देख रहे हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर ज्यादा होती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज कहते हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज डायबिटीज। जैसे आप देखें, दो जैसे इलस्ट्रेशन है, एक नॉर्मल और हेल्दी पर्सन की है। जब भी ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल जो भी बढ़ेगी या इंक्रीज होगी तो फौरन फिर इंसुलिन हार्मोन रिलीज होगा। इंसुलिन हार्मोन की रिलीज के बाद यही इंसुलिन हार्मोन टारगेट सेल तक जाता है और उनके रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। जैसे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ग्लूकोज जो एंटर्स इनटू द सेल, ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर होगी और जो ये बढ़ी हुई लेवल थी ब्लड के अंदर ग्लूकोज की वो अब नॉर्मल हो जाएगी। इसी तरह से दूसरी एक डिजीज कंडीशन है, उसमें ये होता है कि इंसुलिन रिसेप्टर जो टारगेट सेल के अंदर है ये इंसुलिन को रेस्पॉन्ड नहीं देते। इतना रेस्पॉन्ड ना देने की वजह से जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज है वो सेल के अंदर एंटर नहीं हो सकेगी और ये आगे कंडीशन जैसे डायबिटीज का सबब बन सकती है। यानी रिसेप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेप्टर जब इसको रेस्पॉन्ड देंगे तो ही ग्लूकोज अपटेक होगी। ठीक है, तो इस हवाले से हम डिसऑर्डर्स में आएंगे कि इंसुलिन रिलेटेड डिसऑर्डर कौन सा है। अंडर सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का मिकदार, जैसे इंसुलिन का काम क्या है, जैसे आप सिंपल वर्ड्स में देखें इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को, जैसे हम वेरी सिंपल टर्म्स में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करा इंसुलिन। तो इंसुलिन का काम ये हुआ डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करना कितनी डिक्रीज करना, अगर जो 90 मिलीग्राम से रेस्ट है, मैं बार बार ये टर्म बता रहा हूँ आपको, उससे अगर रेस्ट है तो उसको वापस जो है 90 तक ले आने का काम इंसुलिन का होता है। तो अंडर सीक्रेशन अगर कम रिलीज होगी तो क्या होगा, रीड्स टू मेटाबॉलिक डिजीज नोन एज डायबिटीज। जाहिर है जब ग्लूकोज जैसे अगर ब्लड के अंदर लेवल बढ़ी होगी, इंसुलिन कम मिकदार होगी तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज कंसंट्रेशन ज्यादा होगी इस कंडीशन को कहेंगे डायबिटीज। आमतौर में या इसे लेमेंस लैंग्वेज में जैसे शुगर कहते हैं, शुगर की बीमारी जिसे आमतौर पे कहते हैं दैट इज द डायबिटीज। वाई, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ग्लूकोज जो है उसकी लेवल जो है बढ़ जाती है। डायबिटीज मेलाइटस विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड एंड यूरिन। यूरिन जो पास करेंगे ऐसे पर्सन, यूरिन की जब एनालिसिस होगी, यूरिन की जब टेस्ट होगी तो उसमें जो नॉर्मल और हेल्दी पर्सन होते हैं उनकी यूरिन के अंदर 0% ग्लूकोज होगी। जो डायबिटिक होंगे तो उनके यूरिन के अंदर ग्लूकोज की ट्रेसेस आएंगे। ये एक निशानी होती है, सिंबल होती है, एक टेस्ट का तरीका होता है। यूरिन टेस्ट करने से किसी भी पर्सन की डायबिटीज होना या ना होना, उससे ये एक प्राइमरी टेस्ट होती है, उसमें पता चल सकता है। और भी टेस्ट हैं बट ये प्राइमरी टेस्ट होती है। ओवर सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन, अगर इंसुलिन का मिकदार ज्यादा रिलीज होगा तो क्या होगा, अगर इंसुलिन बहुत ज्यादा नॉर्मल लेवल से भी अगर ज्यादा रिलीज हो तो यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी, ग्रेटर, एंड इट्स लेवल फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या है कि 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर उससे भी कम हो जाएगी जब ओवर सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन होगी। ओवर सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन होगी तो 90 मिलीग्राम जो एक नॉर्मल पॉइंट है उससे भी कम हो जाएगी। फॉल्स इन द ब्लड विच अपसेट द नर्व्स एंड मसल फंक्शन। अगर ग्लूकोज जैसे डायबिटीज पर्सन होते हैं तो उनमें कभी कभार ऑन एंड ऑफ दोनों सिचुएशन हो जाए, कभी उनकी जो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो बहुत ही ड्रॉप हो जाती है, गिर जाती है, तो वो जैसे नर्वस सिस्टम, ब्रेन की एक्टिविटी और मसल की एक्टिविटी दोनों के लिए जैसे वो खराब होती है। तो हाई लेवल ऑफ इंसुलिन जैसे ओवर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन में ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है फॉल और ड्रॉप होगी, जिसके बाद नर्वस और मस्कुलर सिस्टम जो डिस्टर्ब होंगे। अंडर अंडर प्रोडक्शन होगी तो डायबिटीज मेलाइटस होगी। अब हम आते हैं, जैसे सिर्फ आपको दो लफ्ज ही याद करने हैं,
अंडर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटिस, ओवर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप्स और अपसेट किसको करती है, नर्व्स एंड मसल को अपसेट करती है। बस दो ही पॉइंट्स हैं इसमें। उसके बाद आप आएंगे कि लाइक जो ग्लूकोज की जैसे एक्सेस है ब्लड सर्कुलेशन में, तो उसके बाद कौन कौन सी जैसे निशानियां होती है जिससे पता चलता है कि इस पर्सन को डायबिटीज है। तो तीन बड़ी निशानियां होती है, किस उस पर्सन को फ्रीक्वेंट थ्रस्ट लगे, प्यास जल्दी जल्दी एकदम पानी पीने की एक डिजायर और नीड हो, भूख भी बहुत ज्यादा लगे और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। तीन ऐसी साइंस और सिम्टम्स होती हैं जिसमें एक डॉक्टर साहिबान एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ही या शी इज गोइंग टू बी डायबिटिक। एक थ्रस्ट भी ज्यादा लगना, भूख भी ज्यादा, एज वेल एज यूरिन जो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो, भले पानी पिए ना पिए बट यूरिन जो है उसमें उनमें ज्यादा बनता रहे, तो इसका मतलब है कि इसको डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं। अदर इफेक्ट्स में जैसे किडनी फंक्शन है उनको भी मुतासर कर सकते हैं, बिकॉज फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी और ग्लूकोज पास होती जाएगी। ग्लूकोज को रिटेन होना चाहिए, नॉर्मल लेवल होनी चाहिए ब्लड के अंदर, बट ये ग्लूकोज तो यूरिन के अंदर पास हो रही है, तो इस वजह से भी जैसे किडनी फंक्शन भी मुतासर हो सकते हैं, नर्वस सिस्टम भी मुतासर हो सकती है, ये नर्व्स काफी सारी, और इसी तरह से मस्कुलर फंक्शन है, ये सब मुतासर हो सकते हैं। बॉडी स्टार्ट्स, उसके बाद क्या होगा, जैसे आपने मे भी नोट किया हो कि जो भी एक बहुत ही हेल्दी और जो फैटी पर्सन क्यों ना हो जिसको डायबिटीज होती है, तो देन डायबिटीज होने के बाद वो वेट लॉस करते हैं, क्योंकि ग्लूकोज तो सारी यूरिन में पास हो रही है, यूरिनेशन के दौरान सारी ग्लूकोज निकल रही है और बॉडी को तो ग्लूकोज की जरूरत होती है। तो फिर क्या होता है कि ऐसे पर्सन का प्रोटीन्स या फैट्स है ये भी जैसे बर्न होना शुरू कर देते हैं, ये भी ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। खास तौर पे फैट्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, ये जो फैट्स है ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होंगे। जब ऐसी मेटाबॉलिज्म होती है तो बॉडी सेल्स स्टार्ट डिप्लीटिंग ओन सेल्स एंड प्रोटीन्स, उसके रिजल्ट में कीटोन बॉडीज बनेंगी। जब भी प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म होगी तो उसके रिजल्ट में कीटोन बॉडीज बनती है। कीटोन बॉडीज जैसे अगर एक नॉर्मल रेंज में है तो मीन्स ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं नॉर्मल रेंज में। अगर कीटोन बॉडीज बहुत ही ज्यादा बनती है, क्योंकि बॉडी को मुसलसल एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि ग्लूकोज यूरिन में पास हो रहा है, और एनर्जी अब कहाँ से आएगी, एनर्जी अब प्रोटीन से आएगी, प्रोटीन की ब्रेकडाउन से आएगी एनर्जी कीटोन बॉडी की सूरत में। बट मुसलसल अगर इस तरह से ये अमल होता रहे तो कीटोन बॉडीज बहुत ही ज्यादा हाई लेवल हो जाएगी। जब हाई लेवल हो जाएगी तो इस कंडीशन को हम कहेंगे या एक्यूमुलेट होगी, कीटोसिस कहेंगे। जब कीटोन बॉडीज अक्यूमुलेट हो जाए या उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को हम कहेंगे कीटोन बॉडी। और ये कीटोन बॉडीज क्यों बनती है, बिकॉज ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन ये कन्वर्ट कर रहे हैं ग्लूकोज में, प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, क्यों कि ग्लूकोज तो सारी यूरिन में चली गई, तो इस वजह से जब कीटोन बॉडी ज्यादा होती है तो एसिड बेस बैलेंस जो है वो मुतासर होता है, इम्बैलेंस होता है, और जिसकी वजह से पीएच ऑफ ब्लड उसमें भी जो है चेंजेस आ जाती हैं। जब पीएच ऑफ ब्लड खास तौर पे एसिडिक नेचर हो जाता है और आगे जो है डेथ हो सकता है। तो काफी सारे जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट नोट किए कि अपसेट इन द नर्व्स, नर्वस सिस्टम या नर्व्स जो होती है खास तौर पे फीट और इनकी नर्व्स होती हैं वो भी बहुत ज्यादा मुतासर करते हैं। पीटीबी बुक के अंदर एक टर्म है जिसपे हम आएंगे, जैसे डीरेंजमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उसमें डैमेज टू द नर्व इस तरह से होता है, जैसे डायबिटिक न्यूरोपैथी, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, आप इनको याद नहीं करेंगे, कोई ट्राई ना करें, जस्ट किसी भी बुक में नहीं है। हम थोड़े से उस एक टर्म है दैट इज डिसरेंजमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, उसमें नर्व्स को कैसे डायबिटीज मुतासर करती है उसको हम थोड़ा सा सीख रहे हैं। नोन एज डायबिटीज न्यूरोपैथी उसे कहते हैं। कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज की वजह से ये सिचुएशन होती है, और सिम्टम कैन इंक्लूड नंबनेस, यानी जो खास तौर पे पाँव की जो जो सोल होता है या जो ये जो फिंगर्स वगैरह, जैसे हेल्दी पर्सन होगा डॉक्टर साहिबान टेस्ट के लिए इस तरह से करेंगे, रेस्पॉन्ड देंगे, बट जिसको डायबिटीज होती है तो उनमें नंबनेस यानी उनकी फीलिंग या ऐसे जो सेंसेशन होती है उससे सेंसेशन नहीं होती, क्योंकि नर्व्स जो है वो मुतासर हो रही होती है। टिंजलिंग
टिंजलिंग की मीनिंग होती है एक स्टिंगिंग सेंसेशन उनमें होती है, उनमें लाइक खासतौर पे सोल एंड फीट में। एंड सूडो मोटर डिसफंक्शन की मीनिंग स्वेटिंग जो है उनमें ज्यादा आती है, पेन होगा, अल्टर्ड पेन सिम्स, पेन सेंसेशन विच लीड टू द डैमेज टू द स्किन। तो ये सब नर्व्स से रिलेटेड है, यानी ये नर्व्स कैसे मुतासर होती है, डिसरेंजमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम। सिर्फ हमने ये नर्व्स का जैसे पढ़ा है, और भी इफेक्ट है कि हाउ द नर्व्स आर डिस्टर्ब्ड, और उनका फंक्शन कैसे अफेक्ट होता है, सिर्फ नर्व्स के बारे में पढ़ा। अदर सिम्टम्स में भी हम आते हैं कि डायबिटीज के अंदर और कौन सी सिम्टम होती है। तीन ये मेजर सिम्टम आप याद करेंगे, थ्रस्ट, हंगर, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, प्रोटीन ब्रेकडाउन होगी, कीटोन बॉडीज बनेंगे एनर्जी के लिए, बट कीटोन बॉडीज ज्यादा अक्यूमुलेट हो जाए तो कीटोसिस होगी, एसिड बेस बैलेंस जो मुतासर होगा, और देन आगे डेथ हो सकती है। ठीक है, अदर फंक्शंस में जैसे हम आएंगे तो अदर फंक्शन थोड़े से ये एक्स्ट्रा है, किसी भी टेक्स्ट बुक में नहीं है। ये जो डायबिटीज होती है किन किन पार्ट्स पे मुतासर को कर सकती है, स्मॉल ब्लड वेसल्स उनको डैमेज करेगी, आईज को भी डैमेज करेगी, किडनीज को भी और नर्व्स को। आईज में एक डायबिटिक रेटिनोपैथी एक टर्म है, ये किसी भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, किसी भी जगह पे आपको ये काम नहीं, क्योंकि किसी बुक में नहीं है। हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं कि लाइक ये डायबिटिक जैसे रेटिनोपैथी है, रेटिना रेफर्स टू जैसे आईज है, उनके रॉड्स, रेटिना के अंदर रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, इमेजेस बनते हैं यहाँ पे, तो उसे कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी, क्योंकि रेटिना को जो ब्लड सप्लाई जाती है ब्लड वेसल्स के जरिए, अगर वो ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाएंगी तो मीन्स रेटिना काम नहीं करेगी, और ऐसा पर्सन जो है परमानेंटली ब्लाइंड हो जाता है। अगर उसकी ट्रीटमेंट ना कराई जाए तो वो परमानेंटली ब्लाइंड हो, एक जैसे नजर कम होती है तो उसके जो डिफरेंट रीजन है, बट ये जो खुद आई उसकी रेटिना, और रेटिना को जो ब्लड सप्लाई जाती है ब्लड वेसल्स के जरिए जाती है। तो ये डायबिटीज जो होती है, जो हाई शुगर लेवल होती है, तो इन ब्लड वेसल्स को डैमेज करती है। अगर यही स्मॉल ब्लड वेसल डैमेज हो जाए तो आइस भी आगे काम की नहीं रहती है, तो उसके लिए आगे डॉक्टर साहब इलाज तरीके वगैरह सब है, बट बहरहाल तो ये जो आइस को मुतासर करती है, ब्लाइंडनेस हो सकती है। ठीक है, इस तरह से किडनी भी डैमेज हो सकती है, नर्व्स भी डैमेज हो सकती हैं। और जो एनटीबी में टर्म है, ओ सॉरी, इसमें पीटी में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर है, डीरेंजमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम। डीरेंजमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम का मतलब होता है डिसऑर्डर और डिस्टर्ब इन द फंक्शंस और कंडीशंस। जो पीटीबी के अंदर ये टर्म डिस्कस है डायबिटीज के हवाले से, डीरेंजमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम का मतलब होता है एक अरेंजमेंट, जैसे आप लफ्ज सुने नॉर्मल ऑर्डर में, डीरेंजमेंट उसका मतलब होता है डिसऑर्डर, डिस्टर्ब इन द कंडीशन और फंक्शन। नर्वस सिस्टम का फंक्शन मुतासर हो जाता है, उसमें कैसे मुतासर होता है, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि ये जैसे ब्लड वीन के अंदर जो है वो भी हील नहीं होंगे, ये भी एक साइन एंड सिम्टम होती है डायबिटीज की। इची स्किन ये अदर है। बहरहाल ये सारे सिम्टम्स हैं जो हमारे बुक्स के अंदर जो सिम्टम, आप सिर्फ उनको ही फोकस करें, उन पे तवज्जो दें, उनको ही याद करें। ये हम कभी कभार इस वजह से ज्यादा बताते हैं कि पता नहीं एसटी जो पीएमसी है उसमें कुछ ऐसे टर्म्स आ जाए कि हाँ ये डायबिटीज, बिकॉज लास्ट ईयर के हम थोड़ा एक्सपीरियंस को देखें तो इस तरह से काफी सारे सवाल साइड में साइड लिंक से आए हैं। हम इसके बारे में आपको कुछ भी गाइड नहीं कर सकते कि आप इनको पढ़ें या ना पढ़ें। थोड़ा सा टॉपिक से रिलेटेड चीजें होती हैं वो थोड़ी बता लेते हैं, क्योंकि बुक में तो किसी में भी नहीं है। अगर बुक में होता तो हम आपको डायरेक्टली सजेस्ट करते हैं हाँ ठीक है ये आप पढ़े। किसी बुक में अगर कोई टर्म ना हो तो वो तो पता नहीं कौन जानता है कि अब ये किस बुक से लेंगे या कहाँ से क्वेश्चन लेंगे, बट हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी ऐसा टॉपिक होता है तो उससे थोड़े से रिलेटेड टर्म्स होते हैं वो आपको बता देते हैं। ठीक है, इस वजह से मैंने आपको थोड़ा 5 मिनट टाइम दिया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं, ग्लूकेगोन हार्मोन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ग्लूकेगोन हार्मोन, अच्छा, डायबिटीज में एक जैसे टाइप 1 होता है और टाइप 2 होता है। डायबिटीज टाइप 1 है और दूसरा डायबिटीज टाइप 2, जो हमारे जैसे बुक्स में एसटीबी बुक वगैरह के अंदर टाइप 1 और टाइप 2 का जो डिस्कशन है, जैसे देखें ये सब इंसुलिन से रिलेटेड है। अगर कोई पर्सन हेल्दी है, जिसकी पेंक्रियास जो है हेल्दी है, पेंक्रियास हेल्दी है, इंसुलिन रिलीज होता रहेगा, तो ऐसे पर्सन के जो सेल्स होते हैं
वो इंसुलिन रिसेप्टर भी काम कर रहे होते हैं, उनके साथ इंसुलिन बाइंड भी होगी और ग्लूकोज अंदर आएगी। जो डायबिटीज टाइप 1 होती है, डायबिटीज टाइप 1 जो होती है, जिसे हम कहते हैं एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। एसटीबी बुक के अंदर ये पॉइंट मौजूद है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है हमारा अपना इम्यून सिस्टम, हमारा अपना नेचुरल डिफेंस सिस्टम जो होता है बॉडी का इम्यून सिस्टम, वही बीटा सेल्स को किल करना शुरू कर देता है। जब बीटा सेल्स किल होंगे तो यकीनन इंसुलिन की प्रोडक्शन बहुत ही कम हो जाएगी। तो यही है पैंक्रियास फेल्यूर टू प्रोड्यूस इंसुलिन, क्योंकि बीटा सेल्स जो है इनको कौन डैमेज करता है? हमारा अपना इम्यून सिस्टम। तो ऐसे डिसऑर्डर को हम कहेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर डायबिटीज टाइप 1 है जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जो हमारे अपने बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। जाहिर है जब बीटा सेल डिस्ट्रॉय होंगे तो इंसुलिन की प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं होगी। तो इंसुलिन की प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं होगी तो रिजल्ट देखें, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ेगी। यहाँ पे जैसे नॉर्मल पर्सन था, ग्लूकोज सेल्स के अंदर आ रहा है, इंसुलिन रिसेप्टर भी काम कर रहे हैं। जो डायबिटीज 2 है, टाइप 2 है, उसमें क्या होता है? डायबिटीज टाइप 2 जिससे पॉपुलेशन के अंदर जो कॉमन जो डायबिटीज है वो डायबिटीज टाइप 2 है, जो 35 या इससे बाद में कभी भी अपियर हो सकती है जिंदगी में। और ये जो टाइप 1 है ये छोटी एज में भी हो जाती है, बच्चों में हो जाती है। 20 ईयर्स से बिलो एज के लोगों को होती है, वो डायबिटीज टाइप 1 होती है। और डायबिटीज टाइप 2 है जो 35 मिडिल एज है उसके बाद जैसे लोगों में अपियर होना शुरू होती है। इसमें क्या होता है? इसमें जैसे देखें ग्लूकोज को रेस्पॉन्ड दे, इंसुलिन को रेस्पॉन्ड देने के जो रिसेप्टर्स है ना, आप नॉर्मल मैकेनिज्म को देखें, इंसुलिन रिसेप्टर अगर इंसुलिन को रेस्पॉन्ड नहीं देंगे तो रिजल्ट क्या होगी? सेल्स फेल टू रेस्पॉन्ड इंसुलिन प्रॉपरली। डायबिटीज टाइप 2 के अंदर जो ये सेल्स हैं जहां पे इंसुलिन का इफेक्ट होता है, वो रिसेप्टर जो है उस रेस्पॉन्ड ही नहीं देते। जब रिसेप्टर्स रेस्पॉन्ड नहीं देंगे तो ग्लूकोज अंदर दाखिल ही नहीं हो सकती है। तो ये होता है डायबिटीज टाइप 2 के अंदर जो कॉमन है, जिसमें क्या होगा? इंसुलिन रिसेप्टर जो है प्रॉपरली रेस्पॉन्ड नहीं देते हैं, प्रॉपरली रेस्पॉन्ड नहीं देते, जिसकी वजह से क्या होगा? ग्लूकोज की अपटेक इन द सेल्स है ये नहीं होगी। इस वजह से ग्लूकोज की लेवल जो होगी ब्लड के अंदर वो ज्यादा होती है। कंडीशन इज कॉल्ड डायबिटीज बिकॉज इंसुलिन रिसेप्टर है, इट इज नॉट रेस्पॉन्डिंग। और यहाँ पे इंसुलिन रिसेप्टर है वो रेस्पॉन्ड दे रहा है तो ग्लूकोज अंदर दाखिल हो रही है। होपफुली एक नॉर्मल मैकेनिज्म आपने सीखी। दूसरी डायबिटीज टाइप 1 में क्या होता है? तीसरा जो तरीका जैसे डायबिटीज के हवाले से हमारे बुक्स में मेंशन है वो ये है कि डायबिटीज टाइप 2 कैसे होती है। तो ये आपने तीनों को थोड़ा सा कंपेयर कर लिया होगा। ठीक है, इसी तरह से डायबिटीज 1, टाइप 1, टाइप 2 ये हमारे एसटीबी में मौजूद हैं। आप थोड़े से एसटीबी बुक को भी देखेंगे। अब हम आते हैं ग्लूकागोन हार्मोन पे आते हैं। इंसुलिन और ग्लूकागोन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक इन नेचर है। जैसे आप स्टूडेंट को ऐसे टर्म्स याद होने चाहिए, कौन कौन से हार्मोन जो एंटागोनिस्टिक इन नेचर हैं। इससे पहले हमने एक पेयर पढ़ा था जिसमें वो एंटागोनिस्टिक इन नेचर है। जेठन साहब आप टाइप करें, देखें कि वो पेयर कौन सा है, हार्मोन्स का कौन सा वो पेयर है जो एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक वर्क करता है। रेस्पॉन्स आपने टाइप जूम चैट के अंदर टाइप करें कि वो कौन से दो हार्मोन। जी, पीटीएच एंड कैल्सिटोनिन, पीटीएच एंड कैल्सिटोनिन दो साथ लिखे ना, ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है। पीटीएच पैराथार्मोन एंड कैल्सिटोनिन, और इसी तरह से ये ग्लूकागोन और इंसुलिन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है। ठीक है, इस तरह से भी थोड़ी सी आप जहन में रखें चीजें। तो ग्लूकागोन को रिलीज और प्रोड्यूस कौन करता है? ये अल्फा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज। पेंक्रियाज के जो अल्फा सेल्स हैं, कल भी हमने जैसे इलस्ट्रेशन में पर देखा था, जिनकी तादाद कम है, जैसे ये भी आपने नोट किया था। व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल इज लो, स्टिमुलस क्या है? सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे ग्लूकागोन के रिलीज होने के लिए लो ब्लड शुगर लेवल का होना जरूरी है। तो ये क्या करेगा? इसको इंक्रीज करेगा। कितनी हद तक? बस 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड, इस तक इंक्रीज करना, इससे नहीं आगे बढ़ेगा। सिर्फ 90 मिलीग्राम, इससे जैसे अगर कम है तो इसको ये इंक्रीज करेगा। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आल्सो स्टिमुलेट्स इट्स सीक्रेशन।
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, याद है स्टूडेंट्स को चैप्टर, प्रीवियस चैप्टर के अंदर फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स बॉडी का, फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स इमरजेंसी स्टेट ऑफ द बॉडी, उसका एक टारगेट जो है लिवर भी है। और आपको पता है हाईली एनर्जेटिक एक्टिविटी की जरूरत होती है इन केस ऑफ फाइट और फ्लाइट सिचुएशन। तो मोर ग्लूकोज अगर होगी, मोर जितनी ज्यादा ग्लूकोज होगी तो आगे एनर्जी उतनी ज्यादा बनती है। तो उस दौरान फाइट और फ्लाइट सिचुएशन के दौरान भी लिवर के अंदर जो ग्लाइकोजन जमा है इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बाय द एक्शन ऑफ ग्लूकागोन हार्मोन। वो पॉइंट बताएंगे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो इमरजेंसी स्टेट ऑफ द बॉडी में, इमरजेंसी स्टेट ऑफ बॉडी, इमरजेंसी स्टेट ऑफ बॉडी, इमरजेंसी स्टेट ऑफ बॉडी फाइट और फ्लाइट सिचुएशन जो होती है उसमें भी जैसे ग्लूकागोन हार्मोन जिसका काम होता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। तो हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल इंसुलिन एंड सोमेटोस्टेटिन सप्रेसेस इट्स सीक्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप थोड़ा सा नोट करेंगे। जैसे हाई लेवल का मतलब क्या है? हाई लेवल का मतलब है कि जैसे 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड, उससे जैसे बढ़ेगी अगर ग्लूकोज लेवल तो ग्लूकागोन हार्मोन उसका उससे आगे काम ही नहीं, ये स्टॉप हो जाएगा। ग्लूकागोन हार्मोन जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड होगी, इंक्रीज उससे हो रही होती है, तो ग्लूकागोन का कोई काम नहीं होता, ग्लूकागोन वहां पे स्टॉप हो जाएगा। इसी तरह एक अनदर हार्मोन भी है दैट इज कॉल्ड सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन के बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है प्रीवियसली, अगर आप टाइप करें कहाँ पे पढ़ा है सोमेटोस्टेटिन? जिशन साहब, हाँ जीएच इनहिबिटर के तौर पे। इसी तरह से सोमेटोस्टेटिन जो हार्मोन है ये ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन एक और जगह से प्रोड्यूस होता है, पेंक्रियास से भी प्रोड्यूस होता है। पेंक्रियास भी सोमेटोस्टेटिन हार्मोन प्रोड्यूस करती है। इसका काम यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल इंसुलिन एंड सोमेटोस्टेटिन सप्रेसेस इट्स सीक्रेशन। यानी जब भी इंसुलिन रिलीज होगी तो ग्लूकागोन सप्रेस हो जाएगा, उसका सीक्रेशन स्टॉप हो जाएगी। सोमेटोस्टेटिन रिलीज होगी तो ग्लूकागोन भी स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि अब जरूरत नहीं है। बॉडी अवेयर हो जाती है कि हाँ लेवल जो है 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड हो चुकी है, अब जो मजीद ग्लूकोज को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो जाहिर है इस हार्मोन को स्टॉप होना चाहिए, क्योंकि ये हार्मोन क्या कर रहा है, ये हार्मोन ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा है, उसी को अब स्टॉप करना है। कैसे स्टॉप होगा? एक फीडबैक मैकेनिज्म होती है, इंसुलिन रिलीज होगा या सोमेटोस्टेटिन रिलीज होगा, तो ये दोनों जो है ग्लूकागोन हार्मोन को स्टॉप कर देंगे। ठीक है, इससे ओवर, आपका काम खत्म, ग्लूकोज लेवल अब 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड पहुंच चुकी है, आप फिनिश करें। इट्स रोल इज टू इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। किसका रोल? ग्लूकागोन हार्मोन का। आपको पता है इंक्रीज करते हैं कैसे, तो उसके जो डिफरेंट जो प्रोसीजर हम आते हैं, इट एक्ट्स एंटागोनिस्टिकली टू द इंसुलिन। जैसे थोड़ी देर पहले आप स्टूडेंट ने जवाब दिया था कि इंसुलिन और ग्लूकागोन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है। ग्लूकागोन 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 और इंसुलिन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है, एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है, ग्लूकागोन एंड इंसुलिन। सिंपल सी पॉइंट में एरोस से आप समझ सकते हैं कि एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है एंड दस रिवर्स द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय द इंसुलिन। जो काम इंसुलिन की एक्टिविटीज होती है उनको रिवर्स करने का काम ग्लूकागोन का होगा, जो इंसुलिन की एक्टिविटी होगी उनका अपोजिट इफेक्ट या रिवर्स करने का काम यकीनन एक दूसरे के होते हैं। इस वजह से हम इससे कहते हैं एंटागोनिस्टिक कहते हैं, सो दे आर कॉल्ड द एंटागोनिस्टिक। इसी तरह से ट्यूमर ऑन बी सेल से, तो इस वजह से एक्सेस ऑफ ग्लूकागोन होगी, जिसकी वजह से हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल हो सकती है। ये पीटीबी के अंदर, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर शायद ये टर्म मौजूद है कि अगर बी सेल्स के में ट्यूमर होगा तो एक एक्सेस सीक्रेशन होगी और हाई लेवल, ये थोड़ा पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर है शायद पॉइंट। तो ग्लूकागोन के हम सिंपल वर्ड्स में कौन से फंक्शन नोट कर सकते हैं कि इट इंक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या है? यानी ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजन तो आपने लफ्ज सुना है ना, ग्लाइकोजन तो लफ्ज सुना है ना, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है।
लार्ज मॉलिक्यूल है ग्लाइकोजन। इंसुलिन जो काम कर रहा था ना, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। अब यहाँ पे क्या है, ग्लाइकोजन की लाइसिस है, ब्रेक डाउन है, यानी ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बाय द एक्शन ऑफ ग्लूकीगोन। हम मेनी टाइम पढ़ते हैं, बट यहाँ पे टर्म याद करना जरूरी है, टर्म याद करना जरूरी है। ग्लाइकोजन जेनोलाइसिस है तो उसमें ग्लाइकोजन लफ्ज को रेफर करता है ये, उसकी लाइसिस। इट डिक्रीजेस फैटी एसिड सिंथेसिस इन एडिपोज टिश्यू एंड लिवर। तो आपको पता है कि इंसुलिन क्या काम कर रही थी, इंसुलिन जैसे अगर एक्सेस ग्लूकोज थी उसको फैट में कन्वर्ट कर रही थी, और फैट एडिपोज टिश्यू के अंदर जमा होता है, तो ये ग्लूकेगोन उसका रिवर्स अपोजिट इफेक्ट है। तो ये इट डिक्रीजेस फैटी एसिड सिंथेसिस इन एडिपोज टिश्यू एंड लिवर। इसी तरह से इट प्रोमोट्स लिपोलाइसिस। लिपो की मीनिंग क्या होती है, लिपिड। लाइसिस की मीनिंग क्या होती है, ब्रेक डाउन। लिपिड को ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस को कम करता है, और सॉरी प्रोमोट्स लिपोलाइसिस। लिपिड की ब्रेकडाउन किस मकसद के लिए, ताकि इसमें ग्लूकोज जैसे बने, क्योंकि ग्लूकेगोन का इसका काम ही है ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना होता है। ग्लूकोज लेवल ग्लाइकोजन को ब्रेक करने से भी ग्लूकोज हो सकती है, लिपिड को भी ब्रेक करने से अल्टीमेटली ग्लूकोज बन सकती है। तो ये भी काम कौन करेगा, ये भी काम जैसे ग्लूकेगोन हार्मोन करेगा, ये भी काम जो ग्लूकेगोन करेगा। लिपिड इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बाय द एक्शन ऑफ ग्लूकेगोन हार्मोन, ये ऐसे हो सकता है। एंड रिलीज फैटी एसिड इनटू द सर्कुलेशन वेयर दे कैन बी कैटल ऑफ जनरेट एनर्जी सच एज स्केलेटल मसल्स व्हेन रिक्वायर्ड वगैरह, उसमें ये होती है। और ये इलस्ट्रेशन जैसे आपने पहले जैसे पढ़ी है एक दो बार, एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक या अपोजिट इफेक्ट्स में ये काम करते हैं। ठीक है, अगेन वही सेम इलस्ट्रेशन है, डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2, ये सेम। अब आई थिंक हम थोड़ा सा एड्रीनल ग्लैंड की तरफ आए। नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है एड्रीनल ग्लैंड। थोड़ा सा एड्रीनल ग्लैंड के बारे में भी आज पढ़ते हैं कि एड्रीनल ग्लैंड क्या होता है। जैसे किडनी की ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी, हर किडनी के टॉप पे, किडनी की टॉप पे एक ग्लैंड है, दैट इज कॉल्ड द एड्रीनल ग्लैंड, उसे देंगे एड्रीनल ग्लैंड। टू एड्रीनल ग्लैंड कैसे, हर किडनी के टॉप पे एक एड्रीनल ग्लैंड है। नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो हम पढ़ रहे हैं एड्रीनल ग्लैंड जी, एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। और बायोलॉजिकल साइंस में आपको पता है रीनल लफ्ज की मीनिंग ही होती है किडनी। रीनल जहां पे भी लफ्ज इस्तेमाल होता है बायोलॉजिकल मेडिकल साइंस में, रीनल रेफर्स टू किडनी। एड्रीनल ग्लैंड ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी, हर किडनी के टॉप पे एक एंडोक्राइन ग्लैंड मौजूद है, जिसे कहेंगे एड्रीनल ग्लैंड कहेंगे। जिसके फर्दर दो हिस्से, आउटर पार्ट जो होता है उसे कार्टेक्स जनरली कहते हैं, आपको पता है, और इनर पार्ट जो होता है उसके लिए मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मेड्यूला कहते हैं। मेड्यूला इज द इनर पार्ट होता है, और आउटर पार्ट जो होगा उसे हम कहते हैं कार्टेक्स कहते हैं। तो एड्रीनल ग्लैंड को फर्दर आगे दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, एक एड्रीनल कार्टेक्स और दूसरा एड्रीनल मेड्यूला। कार्टेक्स इज द आउटर पार्ट, मेड्यूला इज द इनर पार्ट। दोनों अलग हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दोनों अलग हैं, एक दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं करते हैं। जैसे जाहिर है हमने पढ़ा है कि कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं, तो एड्रिनल कार्टेक्स के अलग हार्मोन प्रोड्यूस होंगे, एड्रिनल मेडुला के अलग मैकेनिज्म के तहत हार्मोन प्रोड्यूस होंगे। इनका एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, भले नजदीक हैं, साथ हैं, एक ही स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद हैं, बट एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं। इवन रिलीज इनकी हार्मोन की रिलीज है वो भी उसके लिए स्टिमुलेशन है, स्टिमुलस जो है वो भी डिफरेंट है। भले एक ही स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद हो, बट इनके हार्मोन का रिलीज होने का जो जो मैकेनिज्म है वो भी टोटली डिफरेंट है। ईच ऑफ द टू एड्रिनल ग्लैंड ऑन द टॉप ऑफ किडनी, ईच एड्रिनल ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ इनर पोर्शन को हम कहेंगे मेडुला, एंड आउटर पोर्शन होगा उससे हम कहेंगे कार्टेक्स कहेंगे। तो दोनों एंडोक्राइन ग्लैंड नेचर है, एंडोक्राइन नेचर है। एड्रिनल कार्टेक्स भी एंडोक्राइन है, एड्रिनल मेडुला भी एंडोक्राइन नेचर है। एड्रिनल कार्टेक्स जो आउटर पार्ट है, एड्रिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन आप स्टूडेंट्स को याद होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड से एड्रिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन रिलीज होता था, याद होगा आपको, थोड़ा सा पढ़ा होगा। एड्रिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन स्टिमुलेट्स एड्रिनल कार्टेक्स,
और एड्रिनल कार्टेक्स आगे क्या करेगी, एड्रिनल कार्टेक्स का जो पोर्शन होगा वो अपने हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। जब तक एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से एसीटीएच रिलीज नहीं होगा, एड्रिनल कार्टेक्स अपना फंक्शन, अपने हार्मोन रिलीज नहीं कर सकती है ये पार्ट। तो यानी उसके लिए जरूरी है कि एसीटीएच फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ये जब रिलीज होगा तो एड्रिनल कार्टेक्स के हार्मोन रिलीज होंगे। और इसके हार्मोन कौन से हैं, जिससे 3 हार्मोन है, एक कार्टिसोल हार्मोन है, कार्टिसोल दूसरा हार्मोन है जिसे अल्डोस्टेरोन कहते हैं, और एक एंड्रोजन से जो एसटीबी बुक के अंदर है, इनके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन है एंड्रोजन के बारे में। तो हम 3 हार्मोन एड्रिनल कार्टेक्स के 3 हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एड्रिनल जैसे मेडुला, जैसे कार्टेक्स के बाद दूसरा पार्ट जो है ना एड्रिनल मेडुला है। एक पार्ट जैसे आपको पता है एड्रिनल कार्टेक्स है, दूसरा एड्रिनल मेडुला है। एड्रिनल मेडुला के हार्मोन की रिलीज होने की मैकेनिज्म जैसे हमने अभी डिस्कस किया अलग है, कैसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनको रेगुलेट करता है। जैसे आप स्टूडेंट्स को मालूम है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है उसके आगे 2 डिवीजन होती है, एक पैरासिम्पैथेटिक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आप स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, पैरासिम्पैथेटिक, और दूसरा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, बॉडी के अंदर एक इमरजेंसी स्टेट होती है, फाइट और फ्लाइट सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन के अंदर ये वर्क करता है। तो उस सिचुएशन के दौरान एड्रिनल मेडुला में से एक हार्मोन रिलीज होंगे, इपिनेफ्राइन, नार इपिनेफ्राइन, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से रेगुलेटेड होते हैं। सिंपल वर्ड्स में आप की टर्म्स में जस्ट 2 ही लफ्ज याद करेंगे, एड्रिनल कार्टेक्स, एसीटीएच फ्रॉम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल मेडुला, उसके हार्मोन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट करेंगे। कैसे? बाय रिलीजिंग, बाय डायरेक्टिंग द रिलीज ऑफ इपिनेफ्राइन, नॉर एपिनेफ्राइन, एक दूसरे से जैसे सेम इनके एक जैसे इफेक्ट होते हैं, नॉर एपिनेफ्राइन, जिनके 2 अलग ने और भी हैं, एड्रिनलिन भी कहते हैं, एड्रीनलिन भी कहते हैं, और इसे नार एड्रीनलिन भी कहते हैं। ये हार्मोन आगे पढ़ते जाएंगे। तो एड्रिनल मेडुला, एड्रिनलिन नार, जैसे एपिनेफ्राइन भी कहते हैं, उसे नार एपिनेफ्राइन कहेंगे। ये दोनों हार्मोन जैसे एड्रिनल मेडुला से निकलेंगे, एड्रिनल कार्टेक्स से 3 हार्मोन निकलेंगे। तो देखिए आप कोशिश करें, हम तो यहाँ पे बोलते ज्यादा है, लेक्चर है, एक्सप्लेनेशन ज्यादा करते हैं, आप जो टारगेटेड पढ़े, जो काम की चीजें, जैसे हम क्या है पहले ये चीजें सीखनी होती है कि है कौन सी मैकेनिज्म, देन दूसरा जो तरीका होता है वो क्रेमिंग और मेमोराइजेशन का, मैं रिपीटेडली बताता रहता हूँ। तो देखें इसमें याद करने का तरीका, एड्रिनल कार्टेक्स, एसीटीएच फ्रॉम एंटीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड से जब रिलीज होगा तो एड्रिनल कार्टेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे। कौन से हार्मोन? 3 हार्मोन्स हैं। कौन से 3 हार्मोन है? जैसे कार्टिसोल, अल्डोस्टेरोन एंड एंड्रोजन। इसी तरह से एड्रिनल मेडुला तब काम करेगा जब एएनएस उसको स्टिमुलेट करेगा। एएनएस की स्टिमुलेशन की वजह से कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होंगे? इपिनेफ्राइन, नॉरएपिनेफ्राइन, जिससे एड्रिनलिन और नॉरएड्रिनलिन कहते हैं। बस इसी तरह से आगे आगे करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से सबसे पहले हम आते हैं एड्रिनल कार्टेक्स पे आते हैं और इनकी लोकेशन देखते हैं कि एड्रिनल कार्टेक्स कहाँ है और एड्रिनल मेडुला कहाँ है। तो जैसे आपको पता है कि ये किडनी है, ये ऐसा ऑर्गन यकीनन आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा है, किडनी की टॉप पे जो है ये एड्रिनल ग्लैंड है। और एड्रिनल ग्लैंड को अगर अलग से हम देखेंगे, एड्रिनल, एड्रिनल, अडर्नल नहीं है, अडर, काफी स्टूडेंट अडर्नल प्रोनाउंसिएशन करते हैं। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है उसका आउटर पार्ट, जैसे आप देख रहे हैं कि ये आउटर पार्ट है, जिस आउटर पार्ट को हम कहेंगे एड्रिनल कार्टेक्स, एड्रिनल कार्टेक्स, और इनर पार्ट है उसे हम कहेंगे एड्रिनल मेडुला। अदरवाइज जैसे देखिए ना, कार्टेक्स एक जनरल टर्म है जो आउटर पार्ट के लिए इस्तेमाल होता है, मेड्यूला एक जनरल टर्म है, इनर पार्ट के लिए इस्तेमाल होता है। बट आप लफ्ज इसके साथ ऐड करेंगे, एड्रीनल कार्टेक्स, एड्रीनल मेडुला। कार्टेक्स ने कौन से हार्मोन प्रोड्यूस किए थे? कार्टेक्स ने आपको पता है 3 हार्मोन है, कार्टिसोल, कार्टिसोल, एंड्रोजेंस भी है, और इसी तरह से अल्डोस्टेरोन, अल्डोस्टेरोन। ये रिपीटेशन हो रही है। और ये एड्रिनल कार्टेक्स के हार्मोन एसीटीएच फ्रॉम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में जब तक रिलीज नहीं होगा तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड काम नहीं करेगा। और इसी तरह से ये एएनएस से रेगुलेट करता है। हार्मोन के नेम है एपिनेफ्राइन एंड नॉरएपिनेफ्राइन। एपिनेफ्राइन है,
और दूसरा हार्मोन है जिसे हम कहेंगे नॉरएपिनेफ्राइन। तो इसमें आप देखेंगे कि ये डायग्राम भी आ गई एड्रिनल ग्लैंड की, हार्मोन भी आ गए, कौन इनको रेगुलेट करता है वो भी आपने देखा। जस्ट इसी तरह से आप कोशिश करें, शॉर्टकट्स बनाएं, मिनिमाइज करें चीज़ों को, ताकि आप थोड़ी सी कैपेसिटी अंदर बिल्ड करें मेमोराइजेशन के लिए। ठीक है तो मुश्किल का मेमोराइजेशन का, आप स्टूडेंट्स हैं तो आपका इस वक्त काम ही यही है, पढ़ना है तो आप कर सकते हैं मेमोराइजेशन। ठीक है तो होपफुली हम नेक्स्ट आते हैं, एड्रिनल कार्टेक्स की तरफ आते हैं। तो एनटीबी के अंदर जैसे लिखा हुआ है टू मेजर टाइप्स ऑफ हार्मोन, एनटीबी बुक के अंदर लिखा है जस्ट टू मेजर टाइप ऑफ हार्मोन। कौन से? कार्टिसोल और अल्डोस्टेरोन, कार्टिसोल और अल्डोस्टेरोन, टू मेजर टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, कार्टिसोल और अल्डोस्टेरोन है। ठीक है बट हम तीसरा टाइप जो एंड्रोजन उसको भी डिस्कस करेंगे, एंड्रोजन को भी डिस्कस करेंगे, बट वो एसटीबी बुक का पार्ट है। एंड्रोजन वहाँ भी थोड़ा सा यहाँ पे भी मौजूद है। तो कार्टिसोल जो है विच हेल्प टू रेगुलेट द ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड जैसे एक उसमें मिनरलोकार्टिकॉइड है, जिससे मिनरलोकार्टिकॉइड अल्डोस्टेरोन, इससे कार्टिसोन या कार्टिसोल जो होता है वो ग्लूकोकार्टिकॉइड है, और दूसरा जो मिनरलोकार्टिकॉइड है वो अल्डोस्टेरोन है। जैसे अगर आप फंक्शन में देखें ना क्या है, कार्टिसोल का काम होता है जैसे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, कार्टिसोल का काम होता है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, इस वजह से इसे कहते हैं ग्लूकोकार्टिकॉइड। कार्टिसोन इज कॉल्ड एज ग्लूकोकार्टिकॉइड, ग्लूकोज कार्टिकॉइड है। इसी तरह से अगर अल्डोस्टेरोन का फंक्शन, जैसे आप स्टूडेंट्स को कुछ याद है या जहन में आ रहा है कि हमने पढ़ा है एसटीबी बुक के अंदर चैप्टर 1 में पढ़ा है और हार्मोन्स में भी पढ़ा है, तो अल्डोस्टेरोन इसका जो टारगेट होता है आपको पता है, किडनीज हैं, और काम क्या है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड, सोडियम आइंस। तो सोडियम मिनरल, ये मिनरल टर्म है, मिनरल लो कार्टिकॉइड, ये मिनरल लो लफ्ज जो है ये सोडियम को रेफर करता है, मिनरल लो, मिनरल लो कार्टिकॉइड, ग्लूकोकार्टिकॉइड, कार्टिसोल और कार्टिसोन इज ग्लूकोकार्टिकॉइड, मिनरलोकार्टिकॉइड इज अल्डोस्टेरोन, बिकॉज अल्डोस्टेरोन का काम होता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, कहाँ पे, किडनी के अंदर होता है। ठीक है विच हेल्प टू रेगुलेट द लेवल ऑफ मिनरल्स इन द ब्लड, बोथ आर प्रोड्यूस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एसीटीएच, जो हमने पहले ही पढ़ा है। बट हम तीसरा हार्मोन भी पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड एंड्रोजन, जो एसटीबी के अंदर मौजूद है, एंड्रोजन जो एसटीबी के अंदर मौजूद है। अगेन तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही है, ये जैसे एड्रीनल कार्टेक्स होती है, जो पार्ट एड्रीनल कार्टेक्स का जो पार्ट है उसके अंदर जैसे कार्टिसोन है और अल्डोस्टेरोन है। कार्टिसोन इज कॉल्ड ग्लूकोकार्टिकॉइड और अल्डोस्टेरोन इज जनरली कॉल्ड मिनरलोकार्टिकॉइड, प्लस में एक तीसरा हार्मोन भी है दैट इज कॉल्ड है एंड्रोजन। तो ये जो कार्टिसोल है ना, ये कार्टिसोल में ऑप्शन अगर दूं कौन सा ये प्रोसेस को फेवर करेंगे, ए ऑप्शन अगर जैसे लिखूं ग्लाइको जेनेसिस, दूसरा अगर ऑप्शन लिखूं ग्लाइको जेनोलाइसिस, और तीसरा ऑप्शन है ग्लूको नियोजेनेसिस। बस 3 ऑप्शन देते हैं। जठान साहब एबीसी देखें, स्टूडेंट का रिस्पांस देखें, सब सी कह रहे हैं, एबीसी ऑल ऑफ दिस, ए भी कह रहे हैं ज्यादा। ये सही है, ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन और जनरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम स्पेशली नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज का लो, ये ग्लाइकोजेनेसिस है, यानी ये फॉर्मेशन ग्लूकोज है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस यानी ये ग्लाइकोजन को ब्रेक करते हैं। देखें यहाँ पे थोड़ी सी एक कंफ्यूजन होती है, ग्लाइकोजन की ब्रेक की वजह से भी ग्लूकोज प्रोड्यूस होती है, ग्लाइकोजन जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी ब्रेक की वजह से, ब्रेकिंग की वजह से भी ग्लूकोज प्रोड्यूस होती है, और ग्लूकोज प्रोटीन और फैट से भी प्रोड्यूस हो सकती है।
प्रोटीन और फैट से जो प्रोड्यूस होती है उससे हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। मोस्ट जो बुक है कार्टिसोल के बारे में, इस सी ऑप्शन को सही करते हैं, अदरवाइज सी ऑप्शन को सही करा देते हैं। कुछ बुक्स हैं इसमें फिर भी जिसमें ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस दोनों भी लिखे हुए हैं, बट जो रेफरेंस बुक है जो सही है, जैसे अदरवाइज जैसे देखें ना, ये अगर हम इसको सिंपल टर्म्स में हम जैसे देखें, ग्लूकेगोन का भी देन यही सेम काम था ना, ग्लूकेगोन का यही काम था कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा था। ठीक है, तो ये अगर ग्लूकेगोन और तो देन कार्टिसोल सेम फंक्शन, बट ये जो कार्टिसोल है काफी जगहों में ऐसे लिखा हुआ है री इनफोर्स द इफेक्ट ऑफ ग्लूकेगोन, री इनफोर्स यानी जो ग्लूकेगोन का इफेक्ट है यही सेम इफेक्ट इस जैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो ये जो अमल है जिसमें ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, ये इससे हम कहेंगे ग्लाइकोजेनोलाइसिस, यानी ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनोलाइसिस है। ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होती है ना, ग्लूकोनियोजेनेसिस उसको अगर हम सही टर्म्स में अगर उसकी डेफिनेशन देखें तो वो है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस हैं, उनमें से ग्लूकोज पैदा हो तो उसे हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये तो ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइकोजन तो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट ये भी कार्बोहाइड्रेट है, बट ये पॉलीमर है, ये मोनोमर में कन्वर्ट हो। जस्ट हम इतना ही डिस्कस करेंगे, कल यहाँ से थोड़ा सा दोबारा से इसी पॉइंट से स्टार्ट लेंगे, यहाँ से एड्रिनल कार्टेक्स है, और आज आपकी फिजिक्स की क्लास नहीं होगी। सी यू बाय नेक्स्ट, थैंक यू।